जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो सीजीएल में पूछा गया हो, एमटीएस में पूछा गया हो, या सीपीओ-एसआई में, या एमटीएस में, या एसएससी जीडी में पूछे गया हो। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो आप लोग को बताना है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। सिक्के के रूप में, पत्थर के औजार के रूप में, कपड़े के रूप में, या मिट्टी के बर्तन के रूप में। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? तो जो पत्थर के औजार होते थे, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किस रूप में किया जाता था? तो पत्थर के औजार के रूप में जो है किया जाता था। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है ए बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है, या जातक है? तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है त्रिपिटक। तो दूसरे का सही कौन सा है? क्वेश्चन का बी सी जो है सही है। बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला कौन है? तो भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला कौन है? आप लोग बताइए कि अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाले राजा था। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी समुद्रगुप्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में वह कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कथा, सरित सागर, विनय पिटक, या दीववंश, या राज तरंगड़ी? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी राज तरंगणी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से जो शासनकाल दिए गए हैं, सबसे पहले किसका शासनकाल है, उसके पश्चात किसका है, उसके पश्चात किसका है। सबसे पहला वंश दिया गया है खिलजी वंश, फिर दिया गया है लोधी वंश, फिर दिया गया है तुगलक वंश। तो बताइए कौन सा सही है? विकल्प ए में दिया गया है 1-3-2, विकल्प बी में दिया गया है 3-1-2, फिर विकल्प सी दिया गया है 2-3-1, विकल्प डी दिया गया है 3-2-1। तो बताइए कौन सा सही है? यदि बात की जाए सबसे पहले कौन सा वंश आता है, तो खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है? लोधी वंश। तो कौन सा सही है इसमें विकल्प? तो इसमें जो विकल्प सही है वह है ए। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें? ए जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? आप लोग को बताना है कि अकबर के साम्राज्य में जो है सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था? दीवान, बख्शीश, या फौजदार, या कोतवाल? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें से जो सही आंसर है वह कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है फौजदार। तो अकबर के दरबार में जो सैन्य कमांडर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फौजदार जो है कहा जाता था। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसमें जो विकल्प सही है वह है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था। तो आप लोग को बताना है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? भर्त्सना का अर्थ है विरोध। तो सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सबसे पहले कौन था? या तो बाबर, हुमायूं, अकबर, या जहांगीर? तो सती प्रथा की सबसे पहले भर्त्सना या विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। तो कौन सा सही है इसमें? विकल्प जो है सी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था? तो आप लोग को बताना है कि बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन किसने प्रवर्तन किया था? चैतन्य ने, रामानंद ने, या नामदेव ने, या रामानुज ने? तो बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। चैतन्य ने जो है बंगाल में जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जो है 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? बताइए आप लोग। इंडियन ओपिनियन की, या नवजीवन की, या यंग इंडिया की, या स्वराज हिंद की? तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो महात्मा गांधी जो है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? तो इंडियन ओपिनियन की जो है स्थापना की थी। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसे किस और नाम से जाना जाता था? मार्ले मिंटो सुधार, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या रेगुलेटिंग एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट? तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है किस नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रतवई भारत की जनजात से जुड़ी एक नृत्य है। तो रतवई भारत के किस जनजात से जुड़ी एक नृत्य है? तो बताइए कौन सा सही है? भील, खासी, या जटापू, या मेवाती? तो इसका जो सही आंसर है वह आप लोग बताइए कौन सा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है मेवाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? मेवाती जो है सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने नागानंद को संस्कृत भाषा में लिखा है? तो आप लोग बताना है किस सम्राट ने जो है नागानंद को जो है संस्कृत भाषा में लिखा है? प्रभाकवर्धन, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या बिंदुसार? तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वह है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है नागानंद को लिखा है संस्कृत भाषा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो आप लोग को बताना है किस देश को जो है फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? रूस को, इंग्लैंड को, या फ्रांस को, या इटली को? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी, इंग्लैंड को जो है फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है? विकल्प ए है भाग ए, विकल्प बी है भाग दो, विकल्प सी है भाग तीन, विकल्प डी है भाग चार। देखिए भाग एक में जो है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर जो है किसका उल्लेख किया गया है? भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्यों और उनके क्षेत्र के बारे में जो है दिया गया है। भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग तीन में जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग चार में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए भाग जो मूल अधिकार है किस अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर अनुच्छेद जो है 51 तक। भाग चार में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। जबकि मूल अधिकार का उल्लेख जो है भाग तीन में 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा इसमें सही है? भाग तीन किसका उल्लेख करता है? तो मूल अधिकार का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्य में किस तिथि को अधिनियमित किया गया? तो आप लोग बताइए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में किस तिथि को अधिनियमित किया गया था? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, या 9 अगस्त? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? 5 अगस्त को जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 राज्यसभा में पेश किया गया था। जबकि 6 अगस्त को जो है लोकसभा में पेश किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान किया गया है? तो आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 29, या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों का जो है प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद जो है 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जबकि अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है निर्वाचित किए जाते हैं? तो आप लोग को बताना है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है निर्वाचित किए जाते हैं? सभी सदस्य, या 1/4 सदस्य, या आधा सदस्य, या 1/3 सदस्य? तो कितने सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं? 1/3 जो सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष में जो है चुने जाते हैं। तो कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए राज्यपाल को जो पद और गोपनीयता की शपथ जो है दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यह जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है यह शपथ दिलाई जाती है। तो कौन सा सही है इसमें? ये जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन? देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, 24वां संविधान संशोधन नियम 1971 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है जिसे 1976 में जो है संशोधन किया गया था, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा सही है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
76। इसमें जो है प्रमुख यदि बात की जाए कौन कौन से संशोधन किए गए, तो इसमें जो है प्रस्तावना में जो है प्रथम बार संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। इसके पश्चात लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता था 6 वर्ष कर दिया गया, और नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 थे, उसके पश्चात 51 का जोड़ के जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जबकि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 2 प्रमुख कार्य किए गए। जो लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था, इसे पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया, तथा जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मार्शल लॉ है, तो आप लोग को बताना है कि मार्शल लॉ क्या है। एक सरकार को वैध रूप से उखाड़ फेंकना, या एक नियम जो प्रभावी होता है जो सैन्य शासन द्वारा जो है सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरे राज्य द्वारा जो है तत्काल राजनीतिक नियंत्रण का अधीन क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा है इसमें, एक नियम जो प्रभावी होता है जब सैन्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण हो जाता है। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी, एक नियम जो प्रभावी होता है जब सैन्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण हो जाता है। और जो मार्शल लॉ है इसे क्या कहा जाता है, इसे सैनिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की किस अक्षांश पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश जो है 24 घंटे उपलब्ध रहता है। 49 डिग्री, या 66.5 डिग्री, या 63 डिग्री, या 23.5 डिग्री। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है 66 डिग्री। तो 66 डिग्री पे जो है पृथ्वी के जो है सबसे लंबे दिन सूर्य का जो है प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो नदी घाटियों में दिखाई देती हैं, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती हैं, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, या मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। तो बताइए छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की जो भू आकृति है कहाँ दिखाई देती है। तो यह जो है कहाँ दिखाई देती है, मरुस्थलों पर जो है यह दिखाई देती है। तो कौन सा सही है, डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। तो आप लोग को बताना है दक्षिण एशिया का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। नारकोंडम द्वीप है, या तोसहास हिल्स है, या बैरन द्वीप है, या तीनोधर हिल्स है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है भारत का सबसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है जो व्यस्तम है। मुंबई, कोलकाता, या कोची, या तूतीकोरिन। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे व्यस्ततम जो है बंदरगाह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। तो आप लोग को बताना है कि भारत और चीन के बीच में जो है एक पहाड़ी दर्रा कौन है। खैबर दर्रा, या पैंगसो दर्रा, या काराकोरम दर्रा, या जोजिला दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है, काराकोरम दर्रा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। जबकि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आप लोग को पता है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला में, या काराकोरम पर्वतमाला में, या जास्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में। तो नागा और खासी और गारो जो पहाड़ियाँ हैं यह किस पर्वतमाला में है, तो यह जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। तो कौन सा सही है, पूर्वांचल पर्वतमाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। महानदी है, साबरमती है, या कृष्णा है, या गोदावरी है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए इसमें जो पश्चिम की साइड बहने वाली नदी है वह कौन सी है, साबरमती जो नदी है यह पश्चिम के साइड बहती है। तो कौन सा सही है, बी जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में जो है तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इसके पश्चात और किस राज्य में पाया जाता है। गुजरात में, मिजोरम में, या त्रिपुरा में, या मेघालय में। तो तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जो है मेघालय में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, मेघालय। अर्थात विकल्प जो है कौन सा सही है, डी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना है, ये 13वीं
जनगणना या 14वीं जनगणना या 15वीं जनगणना या 16वीं जनगणना। तो 2011 की जो जनगणना थी, कौन सी जनगणना थी? तो यह जो है 15वीं जनगणना थी। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें जो सही आंसर है वह है सी, 15वीं जनगणना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को बताना है किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में। तो देखिए बक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है डी इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह दर्शाता है, प्रकाश, ऊर्जा या जल या जैव मात्रा। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है एक दिवसीय प्रवाह कौन दर्शाता है? ऊर्जा जो है दर्शाता है। तो कौन सा सही है इसमें? बी, अर्थात ऊर्जा जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निम्न में से कौन लोचशील मांग है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लोचशील मांग है, विद्युत, दवाइयाँ, चावल या माचिस। तो निम्नलिखित में से जो लोचशील मांग है वह कौन सा है? विद्युत। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो है वह ए जो है सही है, विद्युत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक चक्र किस अवस्था में सूची स्टॉक अधिकतम होगा? तो आप लोग को बताना है कि व्यावसायिक चक्र की किस अवस्था में जो है सूची स्टॉक अधिकतम होगा, तेजी या गिरावट या मंदी या सुधार में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, गिरावट। तो व्यावसायिक चक्र की गिरावट अवस्था में जो है सूची स्टॉक जो है अधिकतम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब मजदूर एक सीमांत उत्पाद मजदूर के औसत उत्पाद से अधिक होगा तब कुल उत्पादन चक्र का ढाल नकारात्मक होगा, मजदूर के औसत उत्पादन में वृद्धि होगी, या कंपनी के ह्रासमान प्रतिपाद का सामना कर रही होगी, या मजदूर के सीमांत उत्पाद में वृद्धि होगी। तो बताइए क्या होगा? जब मजदूर का सीमांत उत्पाद मजदूर के औसत उत्पाद से अधिक होगा तब क्या होगा? तो क्या होगा? मजदूर के औसत उत्पादन में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि जो है हो जाएगी। तो कौन सा सही होगा? बी इसमें सही होगा, मजदूर के औसत उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो आप लोग को बताना है गरीबी की रेखा की जो अवधारणा की समीक्षा के लिए जो है कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति या बांचू समिति या दत्त समिति। तो गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो कौन सी गई थी बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, एस तेंदुलकर समिति। तो कौन सा सही है? एस तेंदुलकर समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध दर्शाती है? तो फिलिप्स वक्र किनके बीच जो है संबंध को दर्शाती है? कुल मांग और आपूर्ति, कुल बचत और निवेश, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति दर, या ऋण देने योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो फिलिप्स वर्क इनके बीच की संबंध दर्शाती है? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर को जो है दर्शाती है। तो कौन सा सही है? बी सही है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति दर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट क्या है? तो आप लोग को बताना है ईस्ट क्या है, जीवाणु है, कवक है या शैवाल है या ब्रायोफाइट है? तो ईस्ट क्या है? आप लोग बताइए, जीवाणु, कवक या शैवाल या ब्रायोफाइट? तो ईस्ट क्या है? शैवाल है। तो कौन सा सही है? विकल्प सी सही है, शैवाल जो है क्या है? ईस्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए हैं इनमें किसानों का मित्र जो है किसे कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को या मधुमक्खी को या तितली को? तो देखिए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, अर्थात बी जो है सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आर्बोरियल या वायलेंट या उभयचर या जलीय? तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? आर्बोरियल। तो कौन सा सही है? विकल्प ए जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि कितनी है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? तो मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जो जीवन चक्र अवधि है वह कितना है? 120 दिन। तो अर्थात कौन सा सही है? विकल्प ए जो है इसमें सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूल के प्रवेश करने से आंखों का कौन सा लाल एवं सूज जाता है? तो आप लोग बताएं, धूल के प्रवेश करने से आंखों का कौन सा भाग जो है लाल और सूज जाता है? कॉर्निया या कोराइट
या कॉन्जुंक्टिवा या स्क्लेरेटिक? तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है, कंज्यूक्टिवा। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी इसमें सही है, कंज्यूक्टिवा, विकल्प सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपरथायराइडिज्म या घेघा रोग या ग्रेव या मधुमेह। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग। और यह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो बताइए टॉक्सिकोलॉजी जो है किसके संबंध से, किसके अध्ययन से संबंधित है, विषाणुओं के, जीवाणुओं के, या रोगों के, या विषाक्त पदार्थ के। बताइए टॉक्सिकोलॉजी जो है किससे संबंधित है। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है विषाक्त पदार्थ से जो है संबंधित है। तो कौन सा सही है इसमें, विकल्प डी, विषाक्त पदार्थ के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलंबिया लीबिया वैज्ञानिक नाम है। तो आप लोग को बताना है कोलंबिया लीबिया वैज्ञानिक नाम है कौवा का, कबूतर का, मोर का, या हंस का। तो देखिए कोलंबिया लीबिया जो वैज्ञानिक नाम है वह किसका है, कबूतर का। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प इसमें जो सही है वह है बी, कबूतर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि वायु से भरे गुब्बारे को कील की अपेक्षा सुई से फोड़ना अधिक आसान क्यों है। तो बताइए कि यदि वायु से भरे गुब्बारे को कील की अपेक्षा सुई से फोड़ना अधिक आसान क्यों है। सुई कील की अपेक्षा गुब्बारे पर ज़्यादा दबाव डालती है, कील सुई की अपेक्षा गुब्बारों पर ज़्यादा दबाव डालेगा, सुई गैस के साथ प्रतिक्रियाशील होती है, या कील सुई से अधिक लंबा होता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है कि सुई जो है कील की अपेक्षा गुब्बारे पर अधिक दबाव डालती है। तो कौन सा सही होगा, विकल्प ए सही होगा, सुई कील की अपेक्षा गुब्बारे पर जो है ज़्यादा दबाव डालती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है किस वर्ष भौतिक का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1920, 1924, 1934 या 1921। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में जो है भौतिक का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा सही है, विकल्प जो है इसमें डी सही है, 1921 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एथिलीन एक अणु है। तो आप लोग को बताना है कि एथिलीन एक अणु है, किस प्रकार की अणु है, ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु है, आयनिक अणु है, या संयोजक अणु है, या अध्रुवीय अणु है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो एथिलीन जो है एक अध्रुवीय अणु है। तो कौन सा सही है इसमें डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव तत्व है वह कौन सा है, ड्यूटेरियम या पोलोनियम या ट्रीटियम या यूरेनियम। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव तत्व है वह कौन सा है, ट्रिटिनियम है। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प इसमें जो सही है वह है सी, ट्रिटिनियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है कि टेलनेट एक है। तो आप लोग को बताना है टेलनेट क्या है, ब्राउजर है, या प्रोटोकॉल है, गेटवे है, या सर्च इंजन है। तो टेलनेट जो है एक क्या है, तो टेलनेट एक प्रकार का क्या है इसमें बताइए आप लोग। तो टेलनेट है क्या, प्रोटोकॉल। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी जो है इसमें सही है, प्रोटोकॉल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है बताइए, एक वायरस है, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एक गलती है, या चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो कंप्यूटर शब्दावली बग से क्या अभिप्राय है बताइए। तो प्रोग्राम में एक गलती है, तो बग क्या है, एक प्रकार की प्रोग्राम में गलती है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो है सी इसमें सही है। तो ये रहे प्रमुख जो है 50 क्वेश्चन जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।